सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वंस अगेन टू दुनिया बोल है। और फाइनली तलहा आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा से। कैसे हैं तलहा? कल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिस किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मिस किया, मैंने भी आप लोगों को बड़ा मिस किया और यकीनन आपकी दुआओं से फिर मेरी तबीयत भी बेहतर हुई। और यकीनन आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट डे है वर्दा, और इम्पॉर्टेंट हफ्ता है पूरे पाकिस्तान के लिए। सियासी मैदान में बड़ी हलचल है। सियासी मैदान तो कल से चल रहा है, वक्त बदल दिया है, हालात बदल दिए हैं, जज्बात बदल दिए हैं। पंजाब में पीटीआई की जो सरप्राइजिंग जीत के बाद सियासी माहौल में बड़ी तब्दीलियां आई हैं वो हम सब जानते हैं। और पीटीआई जिस तरह से आगे बढ़ रही है पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद, अब पीटीआई की नज़र है वो कराची के ज़िमनी इलेक्शन पर है। यकीनन पहले कराची में जो हैं अगले आने वाले संडे को 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने हैं, और फिर जो ज़िमनी इंतखाब होना है वो होना है 27 तारीख को NA 245 पे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वो सीट थी और अब वहाँ पर पीटीआई से महमूद मौलवी खड़े हो रहे हैं। यकीनन इस सीट पर मुकाबला होगा, फारूक सत्तार भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन हैरत अंगेज बात यह आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत। और दूसरी बात ये 22 तारीख को कप्तान खुद कराची में आ रहे हैं लहू गरमाने यहाँ पे लोगों का और वोट अपने मजबूत करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी तलहा, आप मुझे बताएं कल का दिन कैसा लगा? इतनी अनएक्सपेक्टेड जीत जो पंजाब से हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या आपको उम्मीद थी? उम्मीद थी। देखिए, हमें याद रखना चाहिए वर्दा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो एक सिंपैथी वोट था जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्लीन स्वीप दिलवाया था। पूरे पाकिस्तान में वो लोग जीते थे। उसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नैरेटिव पाकिस्तान में इस कदर अपने पैर जमा गया कि उससे एक सिंपैथी वोट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ, उनके चाहने वालों की तादाद में इजाफा हुआ, उनके वोटर्स बड़ी तादाद में निकले, बड़े एक्साइटेड थे, बड़े जज्बात थे, जो कि बहुत अच्छा था। लेकिन तलहा मैं यहाँ पर रिएक्शन देखना चाह रही हूँ नून लीग का, कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हाँ, एक उन्होंने एडमिट किया कि वाकई हिस्टोरिकल जीत हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन मरियम नवाज शरीफ जो अक्सर हमें दिखाई देती हैं, वो कप्तान के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे कमेंट्स भी कर रही होती हैं और महंगाई के ऊपर भी कमेंट्स कर रही होती हैं। तो उनकी एक वीडियो आजकल कल के पाकिस्तान के जो पंजाब के इलेक्शन थे हारने के बाद एक वायरल हुई है। अब तलहा आप मुझे बताइए, इस तरह के बयानिए के बाद फिर जब कहते हैं ना कि आपने खुद मुंह की खाई, तो इसके बाद आप क्या कहेंगे कि क्या अब ऐसा ही होगा? वाकई इसलिए मरियम नवाज साहिबा के मुंह छुपा के बैठ गई हैं, या फिर नून लीग का हमें कोई नजर नहीं आ रहा? सबने मोबाइल फोन्स बंद कर दिए थे, हत्ता कि यहाँ पे कि अभी रिजल्ट्स आ रहे थे कंटिन्यू, अभी कंप्लीट रिजल्ट्स आए भी नहीं थे, लेकिन नून लीग के बेशतर लोगों के फोन बंद थे, उनके कैंप्स खाली पड़े हुए थे, बंदा क्या परिंदा भी वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था, एक कौवा भी सीट पे नहीं बैठा हुआ था। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। और हम जानते हैं कि जो सियासतदान बयानात दागते रहते हैं वो घूम के उन्हीं को आके लगते हैं, वो उड़ता तीर बनते हैं और उड़ता तीर आके उन्हीं को लगता है। और यकीनन इसे कारमा भी कहते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो यकीनन इनको सोचना चाहिए सियासतदानों को कि जो स्टेटमेंट्स वो जारी कर रहे हैं वो स्टेटमेंट्स कहीं उनको ही कल को भारी ना पड़ेंगे। यकीनन मरियम का साहिबा का जो ये स्टेटमेंट था, ये पीटीआई की शिकस्त की तरफ उन्होंने कहा था, लेकिन आज उनके ऊपर खुद बैठ गया है। तो इसीलिए सियासतदानों को सोचना चाहिए कि आज के उनके बयानात और उनके ज़ाविये, उनका नैरेटिव कल उन्हीं के गले पड़ेगा वर्दा। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे थोड़ी सी कैड ऑन करना चाहूँगी बात कि मरियम नवाज साहिबा ने पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ी थी 178 या 78, मैं कुछ मिसिंग कर रही हूँ अगर, तो जब इमरान खान साहब के दौर में बढ़ी थी तो भी उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी कि ईद आ रही है, लोग गरीब क्या खाएगा, क्या पेट्रोल डालेगा, क्या करेगा, शर्म का मुकाम है, डूब मरना चाहिए। और अब जब उनकी खुद की हुकूमत में पेट्रोल मिस्ट्री की तारीखी बुलंद सतह पे पहुंचा हुआ है, तो वो सब कहाँ है? वो सियासत एक खेल है जिसमें ऑपोजिशन का एक स्क्रिप्ट है, एक ट्रेजरी बेंचेस का स्क्रिप्ट है। जब भी वो जमात ऑपोजिशन में आके बैठेगी वो सर्टेन स्क्रिप्ट फॉलो करेगी, और जब वो पावर में आएगी वो सर्टेन स्क्रिप्ट फॉलो करेगी, और ये हमेशा से होता है जो आप बातें कर रही हैं। लेकिन लेट मी फिनिश यहाँ पर मैं एक चीज ऐड जरूर करना चाहूंगा कि मरियम नवाज साहिबा ने जितने कम वक्त में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज,
PMLN के जो बड़े बड़े सियासतदान थे उनको ओवरशैडो किया है। आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर हर। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है ये। खैर, इस बारे में तो हम डिस्कशन करते ही रहेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं बड़ी खबर पर। शो को आगे भी बढ़ाना है तो बड़ी खबर देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। पंजाब में PTI की ड्रामाई जीत के बाद सियासी माहौल में बड़ी तब्दीलियां। PTI की नजरें अब कराची पर हैं। खान साहब खुद आ रहे हैं। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के हुकूक का मसला अलमिया बनता जा रहा है। अफगान निजात अमरीकी राइटर खालिद हुसैनी का इकदाम ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए मशल राह है, लेकिन क्या अमल मुमकिन है? बारिशों के बाद गंदगी बड़ा मसला। कराची में पेट के मसाइल बढ़ने लगे। क्या एहतियात से इलाज मुमकिन है? बात करेंगे आज के शो में। और यासिर शाह ने शेन वॉर्न की याद ताज़ा कर दी। सोशल मीडिया पर वाहवाह हो रही है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहले टेस्ट का आज फैसला कुन दिन है। जी तलहा, दोबारा से हम कंटिन्यू कर सकते हैं पॉलिटिकल डिस्कशन जो हम कर रहे थे, और ये हर घर में आजकल हो रहा है। तलहा, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक बना हुआ है, और ये बात हम सब जानते हैं कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र अब कराची के ज़िमनी इलेक्शन पर है, और जमात इस्लामी के साथ जो है वो उनका बहुत बड़ा एक टफ कंपटीशन है फिलहाल। मुझे यहाँ पे ये लगता है, आपको क्या लगता है? कराची की ये एक हकीकत है कि यहाँ पे एक मेयर थे हमारे जमात इस्लामी के, नेमतुल्लाह खान साहब, और उनके दौर में जो काम, जो परफॉर्मेंस, जिस तरीके से मैनेज किया गया था कराची को, हम कराची वाले, मैं अपने आप को कराची वाला इसलिए कहता हूँ कि 1997 से हम भी कराची में ही रह रहे हैं, तो हम लोग वो वक्त याद करते हैं, हम वैसे लीडर्स को याद करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर नेमतुल्लाह साहब का टेन्योर देखा जाए, उनके तरक्याती काम देखे जाएँ, डेवलपमेंट वर्क्स देखे जाएँ, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। कोई मुकाबला कर नहीं सकता उनके तरीक़ेकार का, उनकी जिस तरह वो काम करते थे, जिस तरह टीम्स बनाते थे, रिकवरी होती थी, पैसा जो खसारे में जा रहा है, जो लॉसेस में जा रहा था, उनको रिकवर करना, किस तरह पैसा जनरेट करके अवाम को डिलीवर करना। तो ये वो एक चीज़ है जिसकी वजह से जमात इस्लामी हमेशा से अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इनका नाम लेकर ले आती है। यकीनन नेमतुल्लाह खान साहब का इतना कैरेक्टर और उनका इतना नाम हो चुका है कि जमात इस्लामी जब भी मेयर के इलेक्शन आते हैं याद दिलाती है, याद करो नेमतुल्लाह खान साहब का दौर, याद करो नेमतुल्लाह खान साहब का दौर। और यकीनन, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि क्या दूसरा नेमतुल्लाह कराची को मिलेगा। आलमगीर खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आलमगीर साहब, ये बताइए, आने वाले इलेक्शंस में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह पंजाब में क्लीन स्वीप हुआ है, सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस में भी ऐसे ही होगा? क्योंकि जो पहला फेज था सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस का, उसमें तमाम तर पार्टीज ने, जो हुकूमत के इत्तेहादी भी थे, उन्होंने भी कंप्लेंट की कि हमारे साथ जो है वो जो है हैंड हो गया और हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, फायरिंग हुई है, डंडे चले हैं, लोग उठाए गए हैं, कैंडिडेट्स किडनैप हो गए थे। आप क्या समझते हैं, कराची के इंतखाबात में तो ऐसा नहीं होगा? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है साफ शफाफ इलेक्शंस करेक्शंस कराना, और हमें उम्मीद है कि कराची में वो चीजें नहीं होंगी जो आपने सही फरमाया। पहले फेज में इंटीरियर सिंध में चीज देखने को मिली, और वहां पर चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो इंतजामिया यानी TC और पुलिस ये सब मिले हुए थे, और हमारे वर्कर्स को, जो उनके ओपोनेंट्स होते, उनको डराते, धमकारे बनाते। और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का शिकवा नहीं, बल्कि दीगर जो उनकी एलाए जमाते वो उन्होंने भी ये शिकवा या एहतजाज किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि कराची में वो चीजें दोहराई नहीं जाएंगी जिस तरह पंजाब में इलेक्शंस हुआ कि जीतने वाले ने और हारने वाले ने दोनों ने तस्लीम किया, और कराची में वही चीज फॉलो की जाएगी। तो आलमगीर साहब, ये कैसे कह सकते हैं आप कि साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है, कितनी कोशिश की जाए लेकिन उसके बाद वीडियोस वगैरह वायरल होती हैं और ये हम सब देख रहे होते हैं। तो आप ये कैसे, आगे भी जनरल इलेक्शंस भी होने हैं और इलेक्शन कमीशन का क्या है जो बाइस्ड हैं जिस तरह से, वो ये बात हम सब जानते हैं। खान साहब ने भी उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, तो आगे क्या आप देखते हैं किस तरह की सूरत हाल कुछ सामने आएगी? देखिए, मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ। बाकी तो ये है कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे हमने अपने वर्कर्स या पोलिंग एजेंट्स उनको ट्रेन करना कि किस तरीके से धांधली को रोका जा सकता है। तो जो हमारे इख्तियार में
उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह यानी ये वो तहरीक इंसाफ नहीं कि हमारे नए लोग हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं। ये चौथा पांचवा इलेक्शन है जो मैं खुद करने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम जो हमारे बिहाफ पे वो हम पूरी तैयारी करेंगे। ये बताइए, NA 245 अली जैदी की सीट थी, अब महमूद मौलवी को खड़ा कर रही है PTI, इसकी क्या वजह है? नहीं, ये आमिर लियाकत की सीट थी जो निशिस्त खाली हुई। तो जी, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अली जैदी शायद यहाँ से खड़े होंगे, लेकिन वो नहीं खड़े हुए और फिर महमूद मौलवी साहब को सामने रखा गया है। नहीं, अली जैदी साहब तो खुद एक नशिस्त पे इलेक्टेड है, वो मुस्ताफी है इस वक्त, यानी इस्तीफा दिया हुआ है, तो उनका कोई जवाब नहीं बनता था कि वो एक। अच्छा आलमगीर साहब, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे कराची वालों की तरफ से, पिछली बार भी आपने कराची से बड़ी MNA की सीटें उठाई थी, लेकिन कराची वालों का हमेशा यही शिकवा होता है कि PTI से जो वादे जो हुए थे, जो वादे PTI की जानिब से, वो वफा नहीं हुए और कराची वालों को कुछ PTI की हुकूमत ने मिला नहीं। इसका आप क्या जवाब देंगे? ये कराची वाले नहीं कहते, ये हमारे मुखालिफ ये बातें करते। कराची वालों को इल्म है कि PTI ने वफाक में रहते हुए, एक तो 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात, इदारे, फंड्स, वसाइल सब सूबे के पास है। जो वफाकी हुकूमत कर सकती थी, यानी जो 1100 सबसे ज्यादा 1100 अरब का बात की जाती कि PTI के वो पैकेज कहाँ लगा, तो ये मैं एजुकेट करूं लोगों को, 1100 में से 625 अरब रुपए का शेयर वफाकी हुकूमत का था और बकिया तमाम हुकूमत को दिए गए सूबाई स्कीम्स प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें सैनिटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे। जो 625 अरब रुपए थे, मैं वाजे करूं, उसमें ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट, K4 पानी का मंसूबा, KCR मंसूबा, नालों की सफाई, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और रंगी टाउन नाला, इनकी सफाई, मुरम्मत, तामीरात, जो लेफ्ट राइट सड़कें बनाई गई, तजावुजात खत्म की गई, फ्रेट कॉरिडोर जो KPT से पोर्ट कासिम तक रेलवे ट्रैक डाला जा रहा है, और ये सब वो काम है जिन पे काम जारी है इस वक्त। ये मेगा प्रोजेक्ट्स है, 3 साल में एक्निक अप्रूव करता, PHDP के प्रोजेक्ट्स होते और इन पर काम जारी है। ये वफाकी हुकूमत ने किया और ये सारे काम सूबाई हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी के करने के थे, उन्होंने नहीं किए, मजबूरतन हमें। सही, हमने काफी वीडियोस भी देखी हैं बारिशों के दौरान भी, 2 साल पहले जो बारिशें हुई थी, जिस तरह से आप लोगों ने मदद की थी, आप खुद भी बाहर निकले थे, रोडों पे लोगों की हेल्प कर रहे थे, ये वीडियोस भी वायरल हुई थी, हमने देखी थी। अच्छा ये बताइएगा आलमगीर साहब कि आम इंतखाबात की राह आपको क्या लगता है कि हमवार हुई है? क्योंकि नून लीग का कहना है कि ठीक है, कुछ लोग उनमें से कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब जाना इलेक्शन की तरफ गलती होगी, अभी थोड़ी देर वेट कर लें, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि नहीं, हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और आप लोग भी जो है वो आम इंतखाबात के लिए जोर दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सूरत हाल बनेगी, इलेक्शंस होंगे? देखिए, पंजाब की जीत में इमरान खान साहब के बयानिए की जीत हुई है, जो उनका कहना था कि फिल फॉर इलेक्शंस कराए जाए, यानी अवाम ये तय करे कि इक़्तिदार में कौन होना चाहिए, ना कि कोई बैरूनी साजिश या मुदाखलत से कोई हुकूमत कायम की जाए, चंद करोड़ रुपए खर्च करके जमीर खरीद के किसी की भी हुकूमत गिरा दी जाए। तो लिहाजा अवाम ने फैसला कर लिया अवाम के सामने। तो आज भी हमारी यही डिमांड है, फिल फॉर इलेक्शंस, जो भी, और उसके बाद अवाम तय करे, जो भी पार्टी आए इक़्तिदार में, वो अवाम का फैसला होगा। नहीं, तो आपको इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं अन करीब? लग रहा है आपको कि हो जाएंगे जल्दी? मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। सही। अच्छा ये बताइए, राणा सनाउल्लाह साहब ने कल एक धमकी ज़दा अंदाज में कहा है कि 188 सीट्स हैं, अगर 5 लोग भी जो हैं वो गायब हो जाएं PTI के, तो परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, वो ढूंढते ही रह जाएंगे अपनी वजारत। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरीके के बयान जब आएंगे आप समझ जाएं ये पोखलाहट का शिकार है। ये जब हम इस्लामाबाद आ रहे थे लॉन्ग मार्च के लिए, तब भी इन्होंने कहा था कि अगर ये इस्लामाबाद दाखिल हुए तो मैं पता नहीं अपने वालिद साहब का नहीं, इस तरह की कोई बात की थी। हम इस्लामाबाद भी दाखिल हुए, फिर हम गए उधर D चौक तक भी पहुंचे, लेकिन वो बयान से पीछे हट गए। तो ऐसे बयानात वो महज एक खबर बनाने की हद तक होते, उसमें उसका आगे कोई अमल नहीं होगा। इंशाल्लाह इनको घर भी भेजेंगे, हुकूमत में भी आएंगे, और फिर जो इनके केसेस जो इन्होंने खत्म कराए या जो इन्होंने कवानीन में चेंजेस कराई,
फिर से उनको बहाल किया जाएगा और फिर से इनका ट्रायल होगा। आपको कहीं ये लगता तो नहीं कि दोबारा से नून लीग की जानिब से ये 5 लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है या गायब करने की कोशिश की जा रही है कि वो उस दिन ना पहुंचे वहां पे? देखिए, वो अपनी जितनी कोशिशें कर लें, आपको नहीं लगता कि पंजाब में उन्होंने धांधली की कोशिशें नहीं की होंगी? क्या प्रिजाइडिंग अफसर पर इल्जामात नहीं लगे कुछ जगह? लेकिन एक बार अवाम खड़ी हो जाए, अवाम फैसला कर ले, फिर ये इनके चोर रस्ते, ये इनके हथकंडे, ये किसी काम नहीं आते। और मेरा ख्याल है पंजाब फैसला कर चुका है। पंजाब फैसला कर चुका है, कराची को फैसला करना बाकी है आलमगीर साहब। और जितने चोर रास्ते सिंध में हैं, जितने शॉर्टकट सिंध में हैं, जिस तरीके की सरकारी मशीनरी सिंध में इस्तेमाल होती है, आप इस बात से अग्री करेंगे मेरे ख्याल में कि उस तरीके से किसी भी सूबे में इस्तेमाल नहीं होती है। इसकी बेसिक एग्जांपल हमें ये मिलती है कि आपके KPK में भी मोटरवे मिलता है, हमें पंजाब में भी मोटरवे मिलता है। मुल्तान से आप सक्खर पहुंचेंगे, आपको सिर्फ खड्डे मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। और अब बारिशों के बाद तो हाल बुरा है। आपने एक बात कही मेरे सवाल के ऊपर कि जो मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा कि ये हमारा मुखालिफ बयानी है। भजन, मैं भी तकरीबन अब 30 साल होने को है, कराची में रह रहा हूँ। PTI को वोट दिया था, बड़ी उम्मीदों से वोट दिया था। सैडली जो एक्सपेक्टेशंस थी, तवक्कुआत थी, वो पूरी नहीं हुई हैं। कराची वाले सर, कराची वाहिद आपका तिजारती दारुल खिलाफा है, आपका फाइनेंशियल हब है। यहाँ पे आपकी सारी इकोनॉमी है, 60% पैसा यहाँ से, रेवेन्यू यहाँ से। और ये बातें हम तकरीरों में आपके लीडर्स की सुनते रहते हैं। लेकिन सैडली कराची वालों का नसीब कोई नहीं बदल सका है अभी तक। जब कराची वालों ने PTI को लास्ट टाइम वोट दिया था तो बड़ी तवक्कुआत थी कि शायद हमारे अस्पताल सही हो जाएंगे, बड़ी तवक्कुआत थी हमारे स्कूल सही हो जाएंगे, बड़ी तवक्कुआत थी कि कचरा साफ हो जाएगा सड़कों से। अली जैदी साहब बड़े निकले थे, आप भी बहुत निकले थे, बहुत मेहनत हुई थी। लेकिन ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान हुई थी। जो आपका इक्तिदार का वक्त था, ये 3-3.5 साल, मेरी नजर में सर कराची वालों ने PTI को वोट देने के बाद सोचा कि हमने इसलिए वोट दिया था। इस दफा आपसे दोबारा ये सवाल होगा, इस हफ्ते आप पूरी पॉलिटिकल कैंपेन अपनी चलाएंगे इलेक्शंस के लिए, क्या आपको लगता है कि आप कन्विंस कर पाएंगे कराची वालों को एक बार फिर? देखिए, एक चीज समझें कि जब ये कहा जाता है कि फला सूबे में फला चीज है और हमारे सूबे में नहीं, मुझे बताएं कि पंजाब में मेट्रो प्रोजेक्ट जो बस का था वो सूबा लाया था, सूबाई चीफ मिनिस्टर लाया था या प्राइम मिनिस्टर लाया था? KPK में BRT मंसूबा सूबाई हुकूमत लाई थी या प्राइम मिनिस्टर लाया था? लाहौर से इस वक्त नून लीग के MNAs की अक्सरियत है, लेकिन लाहौर में अगर कचरा होता, सड़कें टूटी होती, पानी का मसला होता, कोई भी बंद, तो आप नून लीग से शिकवा करते या सूबाई चीफ मिनिस्टर या उनके बल्दियात के मिनिस्टर से करते? तो इसी अंदाज में कराची में 18वीं तरमीम के बाद तमाम बल्दियाती इदारे, वसाइल, फंड्स, इख्तियार, वो सब सूबाई हुकूमत के पास। तो सर आपको चाहिए था 18वीं तरमीम को अपडेट करते और थोड़े से इख्तियार विफाक को भी देते। बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। PTI हमारे साथ मौजूद थे। कराची से आपका भी ताल्लुक है, कराची के दुख दर्द आप भी समझते हैं और आप भी कराची के दुख दर्द पे हाथ रखकर सियासतदान बने हैं। लेकिन सैडली देखा यही गया है कि जब वफाकी हुकूमत बन जाती है तो फिर सिंध की हुकूमत, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मोनोपोली है, उसके खिलाफ वर्दा कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। हालात बदलते नहीं है, हालात वैसे ही चलते हैं, कचरा वैसे ही होता है, हमारे अस्पताल वैसे ही होते हैं, हमारे स्कूल वैसे ही होते हैं, हमारा खाना सिस्टम, पटवारी सिस्टम सब वैसा ही होता है। अक्सरियत ज्यादा है, आप वहां पे देखें, लेकिन जिन हलकों में ये लोग जीते थे वहां तो हमने काम होते हुए देखा है। क्योंकि मैं खुद जैसे कि आप गुलशन इकबाल का इलाका ले लें, चलिए वहाँ आपको लगता है इन्होंने ही काम करा है? बेहतरी थी, क्या काम करा है? नहीं, आप वहाँ पे सड़कें देख सकते हैं, वहाँ पे रोड्स काफी सही हुए, वहाँ पे दरख्त लगाए गए, और जब बारिशें हुई थी तो वहाँ पे ठीक ठाक, ये लोग खुद खड़े हुए थे, वीडियो वायरल हुई है, किस तरह से लोगों की हेल्प की है। यकीनन सियासत का हिस्सा है। ब्रेक दीजिए, प्रोड्यूसर साहब बड़े परेशान हो रहे हैं, वो काम में शोर कर रहे हैं। कि जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो डिस्कशन कभी खत्म नहीं होती। हम लोग डिस्कशन करते हैं, आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, बट स्टे ट्यून्ड जी। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और चलते हैं यार, अब बात करते हैं कि एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी मैं आपके साथ कि अगर आपको किसी दिन अचानक से पता चले कि आपका बेटा एक ट्रांसजेंडर है, तो ऐसे में आपका रिएक्शन क्या होगा? मुश्किल सवाल है। यकीनन बहुत मुश्किल सवाल है और इसका सामना एक अफगानी निजात अमरीकी राइटर को करना पड़ा।
हमारी टीम ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं, फिर डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। और ये भी मैं बताने चाहूँगी कि जब उन्हें एक दिन पता नहीं, चला कि उनका 21 साल का बेटा असल में ट्रांसजेंडर है, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाह रही थी, और ये पूरी दुनिया में उन्होंने इसकी एक मिसाल कायम कर दी है। उन्होंने इस बात को लोगों से छुपाने के बजाय अपने बेटे के साथ खड़े होने का फैसला किया। खालिद हुसैनी जी, और ट्विटर पे इसका ऐलान भी किया। माय उन्होंने डॉटर लिखा हारिस केम आउट एज अ ट्रांसजेंडर। जी, कि गुज़िश्ता रोज़ उनकी बेटी हारिस ट्रांसजेंडर के तौर पर सामने आई हैं, और उन्होंने अपनी बेटी की बहादुरी को काबिल फ़ख्र करार दिया है और ऐलान किया है कि वो और उनका ख़ानदान अपनी औलाद के साथ खड़े हैं। खालिद हुसैनी के इस इक़दाम को अब ट्रांसजेंडर्स के हुकूक से मुतालिक एक मिसाल करार दिया जा रहा है, क्योंकि अगर खालिद हुसैनी की तरह हर ख़ानदान अपने बच्चों को इस तरह कबूल करना शुरू कर दे तो माशरा भी खुद ब खुद उन्हें कबूल कर लेगा। क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ ट्रांसजेंडर्स की प्रोटेक्शन की एक्ट की अगर हम बात करें वो मौजूद तो है, लेकिन उसे अमली तौर पर कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। इसकी वजह से हमारा माशरा है जो ट्रांसजेंडर को कबूल ही नहीं करता, जिसके बाइस उन्हें तालीम के मौक़े ना मिल पाते हैं, ना रोज़गार के मौक़े मिल पाते हैं। और 2016 में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तलहा, तो पाकिस्तान में 42% ख्वाजा सरा लिखना पढ़ना तक नहीं जानते थे, जबकि उनका दारोमदार अभी बस सिर्फ 3 तरह की चीज़ों पे जो है वो होता है, जिसमें से 51% ट्रांसजेंडर्स नाच गाना करके रोज़गार कमाते हैं, और 15% सेक्स वर्कर्स हैं। उस तरह से वो अपना पेट पालते हैं, जबकि 12% का दारोमदार भीख मांग कर होता है। और ये तीनों ही काम हम सब जानते हैं कि इस तरह के हैं, इनके लिए आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेक्स वर्कर होना और भीख मांगना पाकिस्तान में एक जुर्म है, जबकि नाच गाने को मजहबी हलकों में हराम तस्वुर किया जाता है। ऐसे में ट्रांसजेंडर्स कैसे सर्वाइव करें इस माशरे में, किस मुश्किलात का सामना करके वो सर्वाइव करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इसका अंदाज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं है। और लगाएं अगर हम सोचें भी तलहा तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खैर, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीरब मोइज़ ऐवान, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू दुनिया वेलकम एंड थैंक यू सो मच आप आए। मेरा एक सवाल जो ये सारी मुझे ये स्टोरी देखने के बाद मेरे दिमाग में आता है, जेंडर कब इंसान को पता चलता है ट्रांसजेंडर? कोई ट्रांसजेंडर जब पैदा होता है तो डज ही नो ऑलरेडी कि यार मैं ये बच्चा हमारा ट्रांसजेंडर है, या फिर वो जब प्यूबर्टी पे पहुंचता है, मैच्योरिटी पे पहुंचता है, फिर उसको रियलाइज होता है कि यार मेरा जेंडर कंफ्यूज्ड है? सो हम लोग इस चीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास इंटरसेक्स कंडीशंस होती हैं। ठीक। इंटरसेक्स कंडीशंस वो होती हैं जो बिल्कुल आपको बर्थ के टाइम पे या पैदाइश के बाद 1-2 महीने के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो जिनसी आज़ा हैं, वो हमें कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, वो तो हमें या मिक्सचर लग रहा है उसके अंदर, या वो हमें इनकम्प्लीट लग रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ही क्या दुनिया भर के अंदर अमूमी तौर पे इस तरह के बच्चों को सर्जन के पास लेके जाके सर्जरी करेक्ट करके मेल कर दिया जाता है मेजॉरिटी टाइम्स। और मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर देखी है कि जब मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाज वेरी स्मॉल दे टर्न इट इनटू अ फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जब फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाज अ लिटिल बिग दे टर्न इनटू अ मेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और वो जेंडर जब बड़े होते हैं वो लोग, तो वो 30-40 की उम्र पे आके वो लोग मेंटली कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर औकात ऐसे भी आपको देखने को मिलता है। सो ये जो कंडीशंस हैं इनको इंटरसेक्स कंडीशंस कहा जाता है। अब इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन होते हैं, यूजुअली प्यूबर्टी से पहले भी आपको उनकी आदत, उनके बिहेवियर, उनकी चॉइसेस के ज़रिए आपको पता चल जाता है कि अगर हम वो चिल्ड्रन जो बच्चियां हैं उनका सोशलाइज करने का तरीका ऐसा है, तो ऑल्दो हमने अपनी इस औलाद को बेटे का नाम दिया, लेकिन इसके भी तरीक़ेकार कुछ वैसे ही अंदाज, स्टाइल, आपको चॉइसेस, लड़की जब लड़के वाले काम करे तो टॉम बॉय। एब्सोल्युटली। लेकिन प्यूबर्टी के बाद, बलूगत के फ़ौरन बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा अयां हो जाती है, और ना सिर्फ ये अयां हो जाती है बल्कि बच्चे के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा माउंट हो जाता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर ये, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो प्यूबर्टी के फ़ौरन बाद एटलीस्ट मिडिल क्लास एंड लो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए मेल एजुकेशन और फीमेल एजुकेशन सेपरेट हो जाती है। अब अगर आप मेरी भी तालीम की मिसाल लीजिए, मेरी तरह बाकी ख्वाजा सरा बहनों की तालीम की मिसाल भी लीजिए, तो हम ट्रांसजेंडर वुमेन को या ट्रांसजेंडर गर्ल्स को उस एज पे एक मेल सेटिंग में सर्वाइव करना होता है। एज अ ट्रांसजेंडर गर्ल यू गो टू एन ऑल बॉयज स्कूल, एज अ ट्रांसजेंडर गर्ल यू गो टू अ मेंस पब्लिक टॉयलेट, एज अ ट्रांसजेंडर गर्ल यू गो टू अ बॉयज ट्यूशन सेंटर। तो वहाँ पे आपको गालम गलोच भी की जाती है, आपको पॉइंट आउट भी किया जाता है। अब आपका जो सवाल था कि एक बच्चे को कब पता चलता है,
अब इसका जवाब यहाँ पे बड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे को तो दबाया जा रहा है, उससे तो उसकी शनाख्त छीनी जा रही है और उसको ये बताया जा रहा है कि आपकी जो शनाख्त है और आपकी जो रूह है वो गलत है, वो एक गाली है। जबकि जो मुआशरा है उसको बच्चे से पहले पता लग गया, उसकी तो उसके ऊपर हवस की निगाह भी होगी, गुस्से की निगाह भी होगी, तंज़ मज़ाह की निगाह भी होगी। सो अक्सर औकात मैं तो ये वाली बात कहती हूँ कि हमसे पहले हमारे इर्द गिर्द के लोगों को पता चल जाता है और हमें तो उनके जरिए पता चलता है, क्योंकि हमारे नज़दीक तो हम बस नॉर्मल हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप बच्चे हैं तो आप कहीं स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पे आपको बुली किया जा रहा है, कहीं 4 बाहर साल जा की रहे उम्र हैं। से, 4 साल की उम्र से अगर आप नर्सरी के अंदर हैं एंड गॉड डेयर कि आप 2 बच्चों के बजाय 2 लड़कियों के साथ झूला झूल रहे, तो फ़ोन कॉल करके आप एक घर शिकायत लगाई जाएगी कि आपका बच्चा खुसरा है, इसको ठीक करें। ये लफ्ज़ बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। अग्रीड। माय अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, आप क्योंकि इस इशू के ऊपर खुलकर बात करते हैं और हमेशा अच्छी बात करते हैं, कितने ऐसे लोग होंगे पाकिस्तान में जो बॉर्न ट्रांसजेंडर्स होंगे और कितने ऐसे लोग होंगे जिनको सोसाइटी ने ट्रांसजेंडर बनाया होगा? आई थिंक ऑल ट्रांसजेंडर पीपल आर बॉर्न ट्रांसजेंडर, क्योंकि फॉर इंस्टेंस हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी जर्नलिज्म की स्किल बहुत अच्छी है, आपकी बात करने की स्किल बहुत अच्छी है। अगर मैं आप दोनों को कंप्यूटर इंजीनियर बनाऊं तो आप शायद बोर हो जाएं, आपका दिमाग वहाँ पे काम ना करे। सो कैन वी से वर यू बॉर्न अ जर्नलिस्ट? इन अ वे सो हम कह सकते हैं कि आपके अंदर एक इनेट एबिलिटी मौजूद थी, लेकिन वो वाजे कब हुई, जाहिर कब हुई, जब आपको फलने पनपने का मौका मिला, तब वो चीज़ वाजे हुई। सो आई वुड लाइक टू से दैट ऑल ट्रांसजेंडर पीपल आर बॉर्न ट्रांसजेंडर। हैविंग सेड दैट दो, ये भी एक हकीकत है कि कुछ क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं इक्का दुक्का, और ये आपको क्रिमिनल सिंडिकेट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं रावलपिंडी के मुज़ाफ़ात में, उस इलाके के अंदर, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर एटलीस्ट 10 to 15 मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जिनको पैसे की खातिर ये कहा जाता है कि आप सेक्स वर्क के अंदर आ जाओ या आप भीख मांगने के अंदर आ जाओ, एंड दिस इज़ एन ईजी वे ऑफ इनकम। डॉक्टर रवान, वेयर आई वांटेड टू पॉइंट आउट, मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बच्चों का, स्पेशली मेल किड्स का रेप होता है। इसकी बड़ी तादाद मदरसों में भी होती है, हम जानते भी हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए। मानसेरा से एक मदरसे से एक शख्स को पकड़ा था जो वहीं का हुक्काम में से एक था जिसने 100 से ज़्यादा बच्चों को रेप किया था। जब एक बच्चा छोटी उम्र में रेप होना शुरू होता है ना डॉक्टर साहब, और रेगुलर बेसिस पे मदरसों में रेप हो रहा होता है, लेट से कि 1 महीने में वो 3 दफ़ा रेप हो रहा होता है, तो वो लड़का, हम जानते हैं अफगानिस्तान में बच्चाबाजी की सूरत हाल, भक्कर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सूरत हाल, हम ये जानते हैं किस तरीके से एक लड़के को तैयार करके डांस सिखाया जाता है, उसके बाल बड़े किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये रिपोर्टिंग में नजर आया है कि बहुत सारे मेल्स जो पैदाइशी लड़के थे उनके साथ सोसाइटी ने ऐसा रवैया इख्तियार किया, उनको इतना मोलेस्ट किया, हरेस किया, रेप किया कि आखिर में वो ख्वाजा सरा बन के सड़कों पर आ गए और सेक्स वर्कर्स बन गए। बिल्कुल, सो ऐसे भी होता है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये वाली चीज़ आपको इतनी ज़्यादा प्रोडोमिनेंटली नहीं मिलती, क्योंकि ये कल्चरल फिनोमेना है। खालिद हुसैनी साहब जिनका हम जिक्र अभी कर रहे हैं, उन्हीं की किताब है द काइट रनर, जो कि उनकी पहली बुक थी, उसके अंदर उन्होंने बच्चाबाजी का जिक्र भी किया है। कंदाहार एक सूबा है अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पे ये एक रस्म कायम है कि वहाँ पे ख्वाजा सराओं के बजाय बच्चों को नचवाया जाता है। मुकाबला होता है, ना सिर्फ मुकाबला होता है बल्कि इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ प्राइड फॉर देम। वहाँ की एक, अगर आप हम लोग पिदरशाही और पिदरसरी मुआशरों को देखें तो हमें ये नज़र आता है कि जिन्स और जिनसियत सिर्फ तभी सेलिब्रेट की जाती है जब उससे किसी मर्द का वकार बढ़ रहा हो। तो अगर एक औरत की खूबसूरती को, वरना तो हम पर्दे के पीछे ढांपने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उसकी खूबसूरती से किसी मर्द का वकार बढ़ा हो रहा है तो हम खुशी खुशी उसको पर्स बना के उसके बाजू पे लटका भी देंगे। तो यही वाली बात हमारे पास बच्चाबाजी के हवाले से भी है कि वरना तो वी लुक डाउन अपॉन चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज एंड सेक्शुअल एक्टिविटी विद चिल्ड्रन, लेकिन अगर उससे किसी मर्द का वकार बड़ा हो रहा है तो हम उसके साथ लगा देंगे। तो मैं ये वाली बात समझती हूँ और उस जुमले के अंदर मैं इसको कैद करना चाहूँगी कि जब तक हम लोग जिनसियत को मर्दाना वकार से डिटैच नहीं करेंगे और हम उसको एक इंसानी फितरी अमल की तरफ नहीं लाएंगे, मेरे ख्याल से सिर्फ वकार के बढ़ावे के लिए बहुत से इंसानों का इस्तेहसाल जारी रहेगा। मेरा भी बताइएगा, जैसे खालिद हुसैनी साहब ने इतना बड़ा इक़दाम किया और हम इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि इस तरह से करना चाहिए और फैमिली को, अपने बच्चों को इन चीज़ों पे सपोर्ट करना चाहिए, और इस तरह से करने के लिए अगर 10 से 20 पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाएं तो हमारे माशरे से ये ट्रांसजेंडर की जो एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हम कहेंगे कि क्योंकि उनको माशरे सोसाइटी में जिस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ख़त्म हो जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगी? कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं तो आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। आपने 100 पते की बात की है, क्योंकि देखिए हमारे माशरे में होता ये कि जब एक बेटा पैदा होता है तो मिठाई के 2 डिब्बे जाते हैं, और जब बेटी पैदा होती है तो मिठाई का 1 डिब्बा जाता है। 1 डिब्बा भी नहीं जाता। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि कुछ माओ को, आई एम रियली सॉरी टू से, हम 21वीं सदी में सो कॉल्ड रहते हैं, लेकिन मैं कुछ माओ को ऐसी भी जानती हूँ, पढ़ी लिखी माएँ, जब उनके घर में पहली औलाद बेटी होती है तो वो 4 से 5 दिन
तक अपनी बच्ची का मुंह नहीं देखती कि जी हमें तो बेटा चाहिए था। जहां पढ़ी लिखी सोसाइटी में आज के दौर में भी जो एक औरत को तस्लीम नहीं कर रही है, एक बच्ची को तस्लीम नहीं कर रही है, तो वहाँ पे इस तरह से कैसे मुमकिन है? तो ये अवेयरनेस हमें देनी है आपके थ्रू, जिस तरह का आप काम कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये लगता है कि जब एक बच्चा ट्रांसजेंडर के तौर पे कम आउट करते हैं, अपने वालिदैन को बताते हैं, और वालिदैन को तो पहले से खैर पता भी होता है इस बात का। आइडिया हो जाता है, जब दूसरों को आइडिया होता है तो माँ बाप को भी डेफिनेटली आइडिया हो जाता है। माँ बाप को तो शुरू से आइडिया होता है, वो तो बचपन से डंडे मार मार के बच्चे को सीधा कर रहे होते हैं, क्या तुमने हाथ को यूं क्यों रखा है, तुमने हाथ को यूं क्यों नहीं रखा। उनकी तो एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ के ऊपर नजर होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे यहाँ वालिदैन इस मसाल को रकम करें, जहाँ पे जब उनको पता चले कि हमारा बच्चा जो है वो मुतजन्नस है, ट्रांसजेंडर का जो उर्दू तर्जुमा है, तो वो फैमिली वालों को बिठाएं, एक जिरगा बिठाएं, उसके अंदर इस बात को कम्युनिकेट किया जाए और बताया जाए खालिद हुसैनी साहब की तरह कि अब तक हमारी औलाद का नाम हारिस था, अब जब वो खुद को अपना कल को नाम हिना रखती हैं या बुशरा रखती हैं, जो भी उनको पसंद वो हम उसको चूज़ कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये उनकी हकीकत है। आपने इज्जत के साथ उनके साथ पेश आना है, वो हमारे ही ख़ानदान का हिस्सा है, तो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर भी प्रिजर्व रहेगा, हमारी फैमिली के अंदर डिग्निटी भी प्रिजर्व रहेगी, और वो तमाम चीज़ें जो कि एक बच्चे के साथ होमलेस होने के बाद होती हैं वो आपकी औलाद के साथ नहीं होंगी। बिकॉज जैसे अभी जतोई साहब ने बताया, पाकिस्तान के अंदर एक रिसर्च है विच बेसिकली स्टेट्स दैट जो होमलेस चिल्ड्रन है दे आर रेप्ड ऑन द फर्स्ट नाइट ऑन द स्ट्रीट। 24 घंटे भी नहीं लगते एक इंसान को घर से भागने के बाद। तो मैं बात पाकिस्तान के वालिदैन को भी कहना चाहती हूँ कि क्या आपके लिए अपनी औलाद की एक नाजुक कलाई या उसकी लगाने वाली एक सुर्खी उसकी जान से और उसकी वकार से ज़्यादा कीमती है? इस बात पे ज़रा गौर कीजिए। बट लास्टली आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि देखिए अभी हमारा ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट मौजूद है, लेकिन ये चीज़ें बहुत गंभीर और दुश्वार और मुश्किल हैं, ख़ुसूसी तौर पे हमारे जैसे माशरे के लिए जहाँ पे जिनसियत पे इतना जोर दिया जाता है। तो जब तक ट्रांस पीपल पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं होंगे, मैं नहीं, मुझसे पहले भी बहुत से लोग मौजूद हैं, जब तक ट्रांस पीपल पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं होंगे, हमारी एक पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी और हमारे लॉज इस तरीके से नहीं बन सकेंगे। डॉक्टर साहब, यू बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक, आई थिंक आप बड़े बड़े ख्वाब देख रही हैं और यकीनन बड़े ख्वाब देखने भी चाहिए उनको अचीव करने के लिए। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। बट माय क्वेश्चन इज हियर, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर जब LGBTQ का झंडा एक घर पे लहराया जाता है, कराची के एक पोश एरिया के घर पे, तो बड़ी वायरल हो जाती है तस्वीर और जी इंतजामिया हुक्काम आके वो झंडा उतार देते हैं। हम हकीकत को जानते हैं कि हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर्स भी हैं, गेज भी हैं, लेस्बियंस भी हैं, क्यूअर्स भी हैं, सब LGBTQ में, लेकिन हम उनको रिकग्नाइज नहीं करते। हम एक ऐसा मुल्क है जो नाम में इस्लामिक लगाता है लेकिन शराब को लाइसेंस देता है बेचने के, ब्रॉथल्स को नहीं देता, कहता है नहीं जी ब्रॉथल्स हराम है। तो ये हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम लोग बड़े अजीब से लोग हैं। इन लोगों के साथ आप समझती हैं कि ऐसे बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए जैसे आप देख रही हैं? मैं तो बिल्कुल समझती हूँ कि पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर चेंज, और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द ओनली कंट्रीज़ जो कि प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप बाकी कंट्रीज़ में देखें, आप USA को देखें फॉर एग्जांपल, रो वी वेड को उन्होंने ओवरटर्न किया है, जबकि पाकिस्तान के अंदर वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को शरीयत कोर्ट ने लीगलाइज किया था 1990 में। अमेरिका के अंदर ट्रांसजेंडर बाथरूम बैन्स, स्पोर्ट्स बैन्स, आइडेंटिटी बैन्स आज भी लग रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर एक स्वीपिंग नेशनल ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स बिल पास हुआ था। LGBTQ की रैली निकल रही है, यहाँ थोड़ी ना निकल सकती। लेकिन अमेरिका के अंदर LGBTQ की रैली निकलना उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। हमारे यहाँ ख्वाजा सराओं की रैलियाँ निकलती रहती हैं, वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और मैं ये बात समझती हूँ कि हमारे यहाँ जो ट्रांसजेंडर राइट्स खराब हुई थी वो गोरे की आमद से हुई थी, जिन्होंने कॉलोनाइजेशन के बाद आके पहले क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1 के जरिए ख्वाजा सराओं को क्रिमिनलाइज किया, फिर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 2 के जरिए उन पे 10 साल की पनिशमेंट लगाई, और फिर सेंसस एक्ट मर्दमशुमारी के अंदर सिर्फ मर्दों और औरतों को गिना की दो चीजों को रखा, और ख्वाजा सराओं को एलिमिनेट कर दिया। उसके पीछे एक वजह है, उसके पीछे वजह रेसिज्म है कि उस जमाने में जितने भी गोरे हमारे इलाकों को कॉलोनाइज कर रहे थे, उनकी सोच ये कहती थी कि हम जो गोरे हैं, जो गोरी फार्म नस्ल है, हमारी औरतें चाय बना के ट्रे में रख के ला के सर्व करती हैं और हमारे मर्द हुकूमत करते हैं। और एक सिविलाइजेशन, एक रेस जितनी एडवांस होती है उसके अंदर मर्दों और औरतों में उतना फ़र्क मौजूद है। ये तो जाहिल है, इनको देखो, इनकी तो झांसी की रानी जंग कर रही है और इनका जो बादशाह है बहादुर शाह जफर वो तो शायरी भी कर रहा है। ये कैसा मुआशरा है? तो उन्होंने बेसिकली आके हमें गंदा करने के लिए ये बोला कि इनके मर्द जनाना है और उनकी औरतें मर्दाना है। और जब वो हमारे ऊपर हाकिम रहे 90 साल तक, तो हमने भी एक एटीट्यूड
उन्हीं का हमने internalize अडॉप्ट कर कर लिया। लिया। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी अपनी स्टोरी क्या है, कि आज तक हम आपकी अपनी स्टोरी में जानना चाहूंगी कि आपने कभी चीज़ रिकॉग्नाइज की और आपने किस तरह से चीज़ को एक्सेप्ट किया और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? मैं 5 साल की थी और मैं प्रेप क्लास के अंदर थी और फैंसी ड्रेस शो होना था और उसमें मैम ने बोला कि फैंसी ड्रेस शो, इसमें आप लोग क्या बनना चाहते हैं, और उसमें मैंने जाकर उनको बोला कि मैं एक डांसर बनना चाहती हूँ और मैंने ये वाले कपड़े पहन के ये वाला डांस करना है, क्योंकि बच्चों को डांस पसंद होता है। और वो कोई मिल्ली नगमा था और उसमें मैंने कहा कि मैंने शीशों वाला फ्रॉक पहनना है और मेरे घर फ़ोन किया गया। दोपहर के टाइम मुझे घर एक मेज़ पे बिठाया गया और बाकायदा पूरी इंटरवेंशन हुई जिससे मुझे बताया गया कि तुमने आइंदा ये बात कभी ज़िंदगी में नहीं करनी कि तुमने लड़की बनना है या कि तुम एक लड़की हो। लेकिन वालदैन तो वालदैन होते हैं, उन्होंने मेरा दिल खुश करने के लिए मुझे एक मेल पॉप डांसर बना दिया और हाथ में एक रेड कलर का वो जो बटन दबाएं तो उसमें म्यूजिक्स बजा करते थे, वो वाला पकड़ा दिया और मेरे कानों में छोटे छोटे 2 डॉट्स बना दिए कि ये तुम्हारी बालियाँ होंगी और मैं उसी में खुश हो गई। मैंने कहा दिस इज़ गुड इनफ। बट देन एज लाइफ केप्ट ऑन गोइंग बाय, मुझे बारहा ये वाली बात बावर कराई जाती थी कि तुम्हारे अंदर लड़कियों वाली आदतें हैं, तुम लड़कियों की तरह हो, और इससे मुझे मार भी पड़ती थी। मुझे कभी स्टोर में बंद किया जाता, कभी गराज में बंद किया जाता, कभी ज़बरदस्ती स्पोर्ट्स के अंदर घुसेड़ा जाता। और इवेंचुअली एक दिन मैंने बैठ के अपनी वालदा को बोला कि एक लड़की की तरह होने में क्या बुरी बात है, एंड शी डिड नॉट हैव एनी आंसर। एनीवेज आई वेंट टू एन ऑल बॉयज स्कूल। ऑल बॉयज स्कूल के अंदर जाने के बाद जब मेरे ऊपर मल्टीपल रेप अटैम्प्ट्स भी हुई और जब मेरे ऊपर मल्टीपल हवस का मुझे एक निशाना बनाने की कोशिश भी की जाती थी, आई थिंक एक बहुत छोटी एज के अंदर मुझे इस बात का एहसास हो गया था। मल्टीपल तहज्जुदें पढ़ने के बाद और मल्टीपल नमाज़ों के अंदर सजदा रेज़ होकर खुदा से दुआ मांगने के बाद कि खुदा करा ए खुदा मुझे ठीक कर दे, मुझे मर्द बना दे। मगर जब सब कुछ ना हुआ तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये खुदा की कुदरत ने यही फ़ैसला किया हुआ है और मुझे इसको तस्लीम करना चाहिए। एंड आई शुड गेट एज एजुकेटेड एज पॉसिबल एंड एज पावरफुल एज पॉसिबल कि वो तमाम लोग जो आज मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कल को वो मुझे सलूट करें और सलाम करें। मैंने ये अपने आप से फ़ैसला किया था कि मैंने अब ये एक ज़िद है मेरी कि मैंने इस कन्विक्शन के साथ ये सब कुछ करके दिखाना है। एंड विच इज़ वाई आई वॉज एबल टू टॉप द एंट्रेंस टेस्ट टू अ मेडिकल कॉलेज। I was fully funded on a fully funded scholarship in my medical school. मुझे अमेरिका की fully funded scholarship मिली and I've always been able to get a good job. मैंने जब भी अप्लाई किया और उसकी सिंपल एक वजह ये थी कि मुझे बहुत जल्दी टीनेज में इस बात का एहसास हो गया था कि या तो तुम मारी जाओगी या तुम अमर होगी, और अगर तुमने अमर होना है तो फिर तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे इस बात से एतराज़ भी है, हम एक आम इंसान क्यों नहीं हो सकते? हम में से हर किसी को एक जंगजू, मुजाहिद, फाइटर बनने की ज़रूरत क्यों है सिर्फ जिंदा रहने के लिए? हम आम इंसान से उसी वक्त बन सकते हैं जब हमारे वालिदैन हमें एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करे। जैसे हम अब अपने एक लड़के के साथ, अपनी बेटी के साथ खड़े होते हैं, फ़ख्र से कहते हैं कि जी हम अपनी बेटी या अपने बेटे के साथ खड़े हैं, ऐसे ही हमें ट्रांसजेंडर औलाद के साथ भी खड़े होना है ताकि दुनिया में कोई भी आपकी औलाद पे उंगली ना उठा सके। आप खुद उसको मजबूत बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप आए हमारे शो में और आपने थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसके साथ ही एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और जैसा कि आप जानते हैं 10 बज चुके हैं और मैंने ज्वाइन कर लिया है। मैं फ़हीम खान, आपका होस्ट, आपका दोस्त, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारी को एंकर वर्दा। कैसी हैं आप वर्दा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं फ़हीम आप कैसे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह चमकते भड़कते कलर्स के बाद आज एकदम बिल्कुल सादा खुशबू फीके कलर। आज मैं कलर ब्लाइंड हो गया हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि एक नशिस्त के ऊपर 49 वोट्स का फ़र्क आया और रिकाउंटिंग होने वाली है, तो 15 की 16 सीटें होने के काफ़ी इम्कानात हैं ज़मीनी इंतखाबात में। हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना हो। लेट्स सी क्या होने जा रहा है। क्रिकेट में बहुत ही ज़बरदस्त एक जो कल सिचुएशन थी जिस पर हम बात कर रहे थे सारिद साहब के साथ, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है और बहुत हद तक इस वक्त मैच पाकिस्तान के हाथ में आ गया। उसमें भी मजीद बात करेंगे। लेकिन नाजरीन, आपने देखा है कि बारिश का सीजन चल रहा था। कल हल्की फुल्की बूंदाबांदी कराची में कुछ कुछ इलाकों में बरस भी पड़ी थी। अच्छा, कराची की बारिश बहुत ही अजीब हो गई है वर्दा। किसी इलाके में बारिश होती है, किसी इलाके में बारिश नहीं होती है। एक तरफ धूप निकलती है, दूसरी तरफ बारिश होती है। ऐसा है ना भाई, मैं जब सुबह ऑफिस से घर आ रही तो मेरे घर से जब मैं निकली तो बारिश हो रही थी और मुझे बारिश मिली
मिली है आप ये कहेंगे कहाँ पे, जो आगा खान वाला रोड है वहाँ तक मुझे बारिश मिली। उसके बाद जब मैंने शायर फैसल पे आई हूँ वहाँ बारिश खत्म हो गई, वहाँ पे धूप निकली हुई थी। और फिर जब मैं ऑफिस पहुंची यहाँ पे और तेज धूप निकली हुई थी। मैंने कहा मौसम तो वहाँ का ज्यादा अच्छा था। रात में मेरे घर की तरफ बारिश हुई है, लेकिन कहीं कुछ जगहों पे जब हम रास्ते में आए तो वहाँ पे रोड बिल्कुल ड्राई थे, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे रात में। इस बार जो ये मानसून का सीजन आया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नाजरीन भी परेशान है। घर फोन करके पूछना पड़ता है भाई क्या वहाँ बारिश हो रही है, और वहां से घर वाले यहाँ पूछ रहे होते हैं कि क्या बारिश हो रही है। पर हालिया मानसून बारिशों ने जहां इंतजामी गफलत के बाइस बारिश को जहमत बनाने में कोई कसर ना छोड़ी, वहीं बारिश के बाद ना कि सफाई के इंतजाम ना होने के सबब लोग वबाई अमराज का शिकार होने लगे हैं। वर्दा तरह तरह की बीमारियां नजर आ रही हैं, जिस तरह से तरह तरह की जगहों पे बारिशें आ रही हैं, और खासकर मक्खियां इतनी ज्यादा चारों तरफ नजर आने लगी है। घर में सबसे ज्यादा इरिटेशन इससे होती है, किचन में मक्खियां, घर में मक्खियां, दरवाजा गलती से खुला छोड़ दे और तो ताने सुनने को मिलते हैं घर वालों से। घर वालों को ये कह दिया जाए मक्खियां आई हैं, कहते हैं बेटा मक्खी तो गंदगी पे ही बैठती है। यार कोई तो इज्जत रखो, मतलब ये क्या है, ये क्यों है। खैर हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि आपको बताएंगे कि अगर बारिश की वजह से या ये उसके बाद जो वबाई अमराज आए हैं उनमें नुकसानात की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है तो उससे कैसे जान बचाई जाए और उनका तारुफ वर्दा ही कराएंगे। हाँ, मैं इसीलिए चुप हो गया था, यही कराएंगे। मैं कॉफी पीऊंगा। हमारी बहुत फेवरेट आपा हैं, और जब भी हमें पेट का दर्द होता है, हमें स्किन के प्रॉब्लम शुरू होते हैं या घर में मक्खियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं, हम घर की चीज से परेशान हो जाते हैं, तो हम सबकी नजर सिर्फ एक तरफ जाती है। हमारी प्यारी सी स्वीट सी बहुत ही क्यूट है, बहुत अच्छी है, हमें बहुत चीजें टोटके बताती है रानी आपा। रानी आपा आपा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए, जीते रहिए। इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन आप लोगों ने कराया। आप हमारे पास अल्फाज नहीं है, आप बुजुर्ग तो हमारी अल्फाज, बल्कि हम तो मोहताज हो जाते हैं अल्फाजों के कि कहाँ से आप लोगों की तारीफ की जाए। आप लोग हमें इतने अच्छे अच्छे से टोटके बताते हैं, इतने अच्छे अच्छे से इलाज बताते हैं, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज बताते हैं कि जिससे हम घर में जाकर के एटलीस्ट मैं तो बेगम को बता सकता हूँ, बेगम तुम यूं नहीं यूं किया करो, इससे ज्यादा सही होता है। अच्छा तुम्हें कौन बता रहे हैं? आपा। तो आप ये बताइए कि ये जो बारिश के बाद हो रहा है, बच्चों के साथ स्पेशली बहुत ज्यादा हो रहा है, डायरिया काफी ज्यादा बढ़ गया है, खांसी नजला, ये सारी चीजें जो आई हैं बहुत ज्यादा लग रही है लोगों को। इसके लिए क्या किया जाए? बिल्कुल, देखिए जैसे ही हर साल जब भी बारिशें होती हैं, बारिशों के बाद वबा फूट जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है। सारी बात खास तौर पे उसके बाद तो सारी बात आपने खुद ही बताई कि सड़कों की हालत नागुफ्ताबे है और पोल्यूशन उसकी वजह से फैला हुआ है, बकरीद गई है, कचरों के ढेर हैं, गटर उबल गए हैं। ये इन तमाम हालात से पूरा कराची दो चार है, और इन तमाम हालात की वजह से पूरे शहर में पॉल्यूशन फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है, और इसकी वजह से वबाई अमराज फूट रहे हैं। सबसे पहले हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन पर इफ़ेक्ट होता है। पानी हमारे लिए वबाल बन जाता है अगर हम पानी को डायरेक्ट इस्तेमाल करें। इस मौसम में हर एक को चाहिए कि देखिए, एक तो मिनरल वाटर इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ से बढ़ के कुछ और नहीं है। लेकिन जो लोग घरेलू तौर पर पानी को बॉईल करते हैं उसको खुदारा ढककर बॉईल करें और ठंडा भी ढककर करें, और जब वो ठंडा हो जाए तो उसको छान कर बहुत ही नफासत के साथ अपने कूलर्स में, अपने बॉटल्स में भर के रखें, क्योंकि पानी शिफा है और यही हमारी जिंदगी है। पानी से ही मल्टीपल अमराज जो है जाते हैं। कभी ऐसा होता है कहीं आप पानी पी लेते हैं और फौरन पेट गुड़गुड़ करना शुरू हो जाता है या फिर उल्टियां लग जाती हैं। आप उल्टियों के लिए प्लीज कोई टोटका बताएं। मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि उल्टियों के लिए हम सबसे पहले बच्चों की तरफ आते हैं कि बच्चे सबसे नाजुक हमारे घर के वो बच्चे होते हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, वो मदर फीट पर होते हैं और मदर से सारे जर्म्स उन बच्चों को लगते हैं। तो सबसे पहले वो माएँ जो मदर फीट पे हैं वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इस मौसम में, कि अपनी सफाई का बेहद ख्याल रखें, अपने खाने का बेहद ख्याल रखें कि आपके पास एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी है। और जब छोटे बच्चे को अगर वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं या मोशन, तो पूरे बच्चे के लिए तो है ही मुसीबत, लेकिन आपका पूरा घर भी इस मुसीबत का शिकार हो जाता है कि आपका छोटा बच्चा, एक के बाद सबको भी लगता है, और आपका छोटा बच्चा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। जी, वो बच्चे जो मदर फीट पर हैं उनकी माँ को अपनी बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, और ख़ास तौर से वो बच्चे चूँकि पानी नहीं लेते, माही का इंटेक है उनके लिए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं 3 से 4 माह के बच्चों की तरफ, जो ऊपर का थोड़ा सा पानी भी लेना शुरू कर देते हैं और अपनी ठोस ग़िज़ा की तरफ भी आ जाते हैं। उन बच्चों के लिए माँओं को चाहिए कि इस मौसम में सबसे पहले आप सौंफ, पुदीना
और छोटी इलायची का पानी हर घर की जीनत होना चाहिए। वो बॉईल करके आप रख लीजिए और अपने छोटे बच्चों की जो भी डाइट बना रही हैं इसी पानी में बनाइए। सौंफ, पुदीना और छोटी इलायची। कितनी छोटी इलायची ले लें आप? अगर एक गिलास हमने पानी लिया है तो 2 से 3 छोटी इलायचियाँ उसको बीच में से तोड़ सब्ज इलायची छोटी और 8 से 10 बल्कि 15 से 20 पुदीने की पत्तियां बहुत अच्छी तरह धोकर, सिर्फ पत्तियां बहुत अच्छी तरह धोकर उस पानी में डाल लें और 1 टीस्पून सौंफ। ये पानी पका लें इतना कि हमने 1 गिलास पकाया है तो पौन गिलास रह जाए, आधे गिलास से ज़्यादा। फिर चूल्हा बंद कर दीजिए और इस पानी को छान कर अपने पास रख लीजिए और अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको चलते फिरते एक चमचा। आपका एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है कराची से, वो आपसे बात करना चाह रही है, उनसे भी हम सवाल करेंगे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पेशेंट हूँ शुगर का, ठीक है जी। तो अब उसमें ये है कि मेरे जो 3 महीने टेस्ट होता है SBC1 कहलाता है, वो मैंने कराया, वो मेरा 11 पॉइंट आया है। तो मैं चाहता हूँ कोई एडवाइस आप ऐसा दें कि कोई ऐसा टोटका बताएं कि शुगर है मुझे आसानी पैदा हो। ठीक है रजा साहब, आप सुनते रहिए, अभी आपको बताएंगे आपा ये वाला कंप्लीट करने के बाद जो अभी बता रही थी आप। और ये मैं सबसे पहले बता रही हूँ उन बच्चों के लिए। अब हम आ जाते हैं वो बच्चे जो यानी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स का शिकार हो जाते हैं और हमें सबसे पहले डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए। बच्चे की अब एक चीज़ मैं इसमें और आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि आपने बताया सौंफ, इलायची और पुदीना, इन तीनों की तासीर ठंडी है और चेस्ट इंजेक्शन बच्चों को हुआ है इस वक्त, तो क्या वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हम नीम गर्म पानी देंगे, नीम गर्म पानी इसमें देना है गरम, क्योंकि पुदीने की तासीर मोतदिल है, इलायची की तासीर पकाने के बाद जब कच्ची खाते हैं तो ठंडी है, पकने के बाद मोतदिल हो गई है हमारी। यानी ये फिर क्लियर हो गया ना लोगों के लिए, क्योंकि आज सौंफ टॉनिक है पेट के लिए, पेट की मड़ोड़ के लिए सौंफ जो है वो टॉनिक है। और अगर छोटे बच्चों को लूज मोशन स्टार्ट हो गए हैं, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, तो पानी आपके पास कोई भी पानी है, मिनरल बी वाटर है, उसको आप पका लें और 1 लीटर पानी के अंदर 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टीस्पून के करीब नमक डाल के उसको आप पानी बना लीजिए और आप इस पानी को ORS के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ORS आप मार्केट से भी ले सकते हैं, वो भी ज्यादा उसमें काफी बना बनाया मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये वो तमाम चीजें होती हैं। हमारे बताने का मकसद ये होता है कि खुदा न खास्ता आधी रात आप सफर में हैं, आपके पास कोई ऐसी चीज है जो अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने बच्चे की या अपने बड़े की फौरी तौर पर केयर कर सकते हैं। ORS ये जो आपने बताया है यही ORS है। अच्छा, वो शुगर के लिए जो उन्होंने अभी पूछा था रजा साहब ने, मैं उनके लिए शुगर के लिए मैंने अपने भाई का सवाल सुना कि शुगर के तमाम मरीज इस मौसम में भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आम है हमारे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा आम खा लेते हैं, इसकी वजह से इस मौसम में शुगर बढ़ जाती है। आम के साथ जामुन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसका आपको एक इलाज बता दूं। लेकिन आपको शुगर का टेस्ट बताया है ना, वो 3 महीने का टेस्ट आता है रैंडम, जो HCB से कह रहे थे वो टेस्ट का 1, तो जिनके 3 महीने से पूरी शुगर हाई ही रह रही है उसके लिए जी मैं उनके लिए आपको बता देती हूँ कि आपको एक मैं ऐसा इलाज बता रही हूँ कि जो अल्लाह के फजल से मुस्तकिलन आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। आप ले लीजिए तकरीबन 1 छटांक अदरक, 1 छटांक आप ले लीजिए देसी लहसुन, देसी लहसुन मोटे जबे कलमी, बिल्कुल बारीक, और उसके अंदर आप तकरीबन 2 गठियां पुदीने की, धोने के बाद पत्तियां यानी उसकी इक्वल वजन की, डंडियां नहीं ले, खाली पत्तियां नहीं, सिर्फ पत्तियां धोने के बाद आप इसको पीस कर अपने पास रख लीजिए और इसके अंदर नमक मिलाए ना मिलाए, क्योंकि जिसको शुगर है उसको ब्लड प्रेशर भी लाजमी होता है। आप ये दवा दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 1 टीस्पून सादे पानी के साथ खाइए। वैसे तो आपका 3 माह का टेस्ट होगा, वो ज़रूर कराइए, लेकिन इससे पहले आप 1 हफ्ते तक खाने के बाद अपना शुगर का टेस्ट करा लीजिए। मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है कि आपकी शुगर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। रजा साहब, 1 छिटाक अदरक, 1 छिटाक देसी लहसुन और 2 गड्डी पुदीना जो है उसके पत्ते आपने पीस के जो है वो 1 टीस्पून खाना है 3 बार दिन में। जैनब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, उनसे भी पूछ लेते हैं उनका सवाल। अस्सलाम वालेकुम जैनब। वालेकुम अस्सलाम। जी जैनब, क्या सवाल करना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। मेरा ना बेटी है 3 साल की, तो उसको ना मोशन आ रहे हैं और वो जमीन पे बिल्कुल उल्टी लेट जाती है। 3 दिन से ऐसे कर रही है और मोशन उसको आज स्टार्ट हुए हैं, पता नहीं उसको यानी कि पीले कान का मसला है क्या? मतलब कितने मोशन किए उन्होंने दिन में, कितने मोशन कर रही हैं?
मोशन तो एक दो करती हैं लेकिन काफी लूज मोशन होते हैं। काफी लूज मोशन हो रहे हैं और पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं, उल्टी लेट रही हैं। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ हाँ आपका? बिल्कुल, आपके बच्ची के पेट पे क्रैम्प्स का ही पूछ रही थी। जी जी, वो उल्टी लेट जाती है ना, तो वही मरोड़ हो रही है पेट। मैं बताती हूँ ठीक है आपको। ज़ैनब, थैंक यू सो मच। आप आपको जवाब देती हैं आपके सवाल का। आपकी बेटी के पेट में क्रैम्प्स हैं, जिन लोगों के पेट में भी इसको मरोड़ कहते हैं जी। कि बाज़ औक़ात होता है, बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि मरोड़ अगर हो रही है तो ये ज़रूरी नहीं कि लूज़ मोशन ज़्यादा हो। बच्ची के पेट में क्रैम्प्स हैं, इसके लिए उसको आप दही में इसबगोल मिलाकर खिलाते रहिए। कोशिश करें कि आप अगर आपने उसको 1 कप दही ली तो 1 टीस्पून उसके ज़्यादा मत डालिए, वो बहुत गाढ़ी हो जाएगी और बच्चे को बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाएगा। ये दवा के तौर पर अपनी बच्ची को खिलाती रहिए इंशाल्लाह। कितने टाइम खिलाना है आपका? सारे दिन में, पूरे दिन खिलाती रहें। ओके, ये आपने इसबगोल बताया ना? इसबगोल का, हाँ, इसबगोल की जो वो भूसी या छिलका जो आता है, जिसके आजकल तो बॉटल्स मिल रही हैं। आजकल बॉटल्स में इसबगोल की भूसी कहलाती है हल्के आम में, और इसको सब हाँ, लोग ये जानते इसबगोल हैं। की भूसी, बिल्कुल। तो आपको ज़ैनब आपका जवाब मिल गया होगा, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आपने बताया पानी का जो है वो इस्तेमाल हमने करना है। हम देखिए बहैसियत कौम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, हम पानी उबला हुआ पीते हैं, लेकिन बारिश होते ही समोसे और जलेबी लेने के लिए ठेले पर लाइन पे लग जाते हैं। तो ये जो हमें मुंह को ताला लगाना है, जो जरासीम वहां से हमें मिल रहे हैं, उसका भी कोई ये बताइए टोटका कि भाई ये हरकतें भी हमें कम करनी होंगी, या इससे किस तरह बचा जाए, इसका इलाज कैसे किया जाए? देखिए, मौसम का तकाजा है कि आदमी का दिल चाहता है इन तमाम चीज़ों को, लेकिन आप ज़रूर खाएं, मगर बेहतर ये होगा कि अपने घरों में बनवा लीजिए। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, फैसलाबाद से आसिफ अली हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जी आसिफ साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे रानी आपा से? अच्छा, टीवी की आवाज थोड़ी कम कर लें आसिफ साहब। उठता हूँ ना, तो मैं जब सो के उठता हूँ ना, तो मेरे जिस्म में जान नहीं रहती, सुस्त रहता हूँ। तो सारा दिन ऐसे ही नींद जैसे ऐसे तरह कहीं भी हाथ रखता हूँ तो फौरन ही हाथ सो जाते हैं, पाँव सो जाते हैं, हाथ पैर सो जाते हैं, चक्कर से आते हैं, और दिन भर थकन होती है इनको, बहुत ज्यादा सुस्त महसूस करते हैं। ठीक है आसिफ, आपको सवाल करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं इनको बताती हूँ कि ये इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और देखिए हाथ पाँव का सुन होना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, ये इंडिकेटर होता है। मेरे बेटे, आप बिल्कुल अपने को इजी ना ले, बेहतर ये होगा कि आप टेस्ट अपना करा लीजिए, और इसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो जो आपको टेस्ट सेलेक्ट करे वो कराए। लेकिन जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, मैं आपको एक बहुत ही मुजर्रिब सा नुस्खा बता रही हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रात को सोते वक्त 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून कलौंजी भिगो दीजिए, और सुबह को ये पानी छान लीजिए, और इसी पानी के अंदर, ये रूम टेम्परेचर का पानी है, इसके अंदर 1 चमचा भर के खालिस शहद का मिला लीजिए, और ये आप सुबह नहार मुंह पीजिए बिस्तर से उठने के बाद, कुल्ली करने के बाद। और जब आप पी लें तो इसके आधे घंटे तक कुछ ना खाइए, अपनी कैफियत देखिए। अगर इसके पीने से आपकी कैफियत में बेहतरी आना शुरू हो गई है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वीकनेस है और आपकी शुगर लो हो रही है। इसकी वजह से आपको ये वीकनेस है, और अगर आपको 1 हफ्ते इस्तेमाल के बाद कोई फ़र्क ना लगे तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए, इग्नोर ना करें, क्योंकि सेहत है। बिल्कुल ज़रूरी है जी, जनरल फिजिशियन के पास जाएं, उनसे पता करें कि क्या मसला है, वो आपको टेस्ट बताएंगे। शुगर का भी हो सकता है, विटामिन डी भी हो सकता है, हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। डॉक्टर इसमें आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। मैं आपसे यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल करने वाली हूँ, जो मेरे ख्याल से तमाम बहनें इस पर जो स्क्रीन देख रही हैं उनको भी इस बात का जवाब चाहिए। आपा, मक्खियाँ इतनी घर में आ रही हैं, जहाँ देखें मक्खियों का घर है, ऐसा लगता है मक्खियों के घर में हम रह रहे हैं। सिर्फ तमाम बहनों को क्यों चाहिए, तमाम भाइयों को भी चाहिए, गाड़ी में भर जाती है भाई। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मक्खियों से कोई चीज़ आजकल काम नहीं करी। छोटे मोटे टोटके तो सभी जानते हैं, बाजार से स्प्रेस भी लेते हैं, लेकिन एक बहुत ही आसान इलाज बता रही हूँ, जो देख रहा है वो भी करे, आप लोग भी करें, बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैंने अपने घर में इससे छुटकारा पाया है। एक स्प्रे की बोतल में पानी भर लें, जितना आपको करना है, और उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दें। उसके बाद कोड़ तुम्बा या हंजल जिसे कहते हैं, 1 टुकड़ा। ये कहाँ मिलेगा आपा? पंसारी के पास आराम से मिल जाएगा। 90% चीजें पंसारी के पास नहीं, ये पंसारी के पास अगर आपको नहीं मिले तो आपको आराम से कहीं किसी भी दुकान पे मिल सकता है। बहुत नहीं, पंसारी के पास ही मिलेगा, बहुत ही आराम के साथ। बहुत अहम दवा है, शुगर की भी बहुत अहम दवा है, और ये और ये इतना कड़वा होता है कि
अगर मैं उसको हाथ में लूं तो आपको उसकी कड़वाहट महसूस हो जाएगी, मैं लूंगी तो आपको मुझे याद है कि हकीम साहब ने बताया तुंबे की दवाई भी शुगर पेशेंट्स के लिए, तो वही शुगर के लिए, क्योंकि वो इतना कड़वा होता है कि बॉटल में डाल दें, उसको बॉटल में डाल दीजिए और एक रात भीगा रहने दीजिए। सुबह यानी रात को करके सो जाए, या दिन में करें तो 2-3 घंटे उसको भीगने का मौका दें, और उसके बाद उसको कोर तुंबे को निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये स्प्रे अपने कोनों में, अपनी डाइनिंग टेबल को साफ करके इसके ऊपर करें, उसके बाद उसको सूखे कपड़े से साफ कर दें, आप अपने फर्श पर करें। आप यकीन करें कि मक्खियाँ आपके घर का पीछा छोड़ देंगी, वो कहेंगी उफ अल्लाह इतने जालिम लोग हैं कि इन्होंने तो मुझे। ऐसा तो नहीं होगा हमें खुद भी घर से बाहर जाना पड़ेगा, ऐसी स्मेल तो नहीं होगी ना? आपके लिए तो वो फायदेमंद ही है, हमारे लिए, इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है। नहीं, मैं स्मेल के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि स्मेल नहीं है बेटा, स्मेल नहीं है, वही तो फायदे की चीज है कि स्मेल से हमारी जबरदस्त, हम लोग इरिटेट। ये बहुत ही जबरदस्त आपने जो है वो हमें इलाज बता दिया है। कोर तुंबा नाजरीन पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगा, कोर तुंबा, जिसका दूसरा नाम है हंजल। हंजल के नाम से भी आपको पंसारी की दुकान में मिलेगा। तो मक्खियों से जान छुड़ाने के लिए आप भी रुख कीजिए और मैं भी वापसी में आपा पंसारी की दुकान से होते हुए जाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपा, जब भी आप हमारे साथ आती है शो पे हमें ऐसा लगता है कि वक्त कम पड़ गया है और हमेशा दरमियान में ही बहुत सारे सवालात होते हैं, लेकिन आपसे इजाजत देनी पड़ती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन हमें एक क्विक ब्रेक की जाने बढ़ना होगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद। आप हमारे साथ नहीं होंगी ब्रेक के बाद, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं दुनिया बोल है में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब बात हो जाए कुछ क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो टीवी स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है वो जारी है पाकिस्तान और श्रीलंका की, और स्कोर्स क्या हैं इस बारे में आपको बताएंगे तलहा और फहीम। यकीनन। और जो है आप क्रिकेट में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं रखते, मुझे ये पता चला है। मैं जानता हूं कि ये वो खेल है जहां मलका बरतानिया ने राज किया ना फाइन, वही मुल्क खेले जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं इसे गुलामों का खेल। जेंटलमैन बैटिंग बॉलिंग करते थे, गुलाम फील्डिंग करते थे, इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, और हम इसकी इतनी गुलामी करते हैं कि आज हमारे पास ना स्कॉश, ना टेनिस, ना कोई और चैंपियन बचा है पाकिस्तान। ओके चले, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी खेल हैं वो ज्यादातर इस वक्त फिर भी विलाफ करके अंग्रेजों के ही है, और ये देखें हमने उनकी गेम में उनको मात दी है, और अभी वर्ल्ड चैंपियंस भी जो है वो हमारे पास ही हैं ज्यादातर। आप देख सकते हैं बाबर जो है उनके पास माशाल्लाह 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं इस वक्त, इसलिए कि पीसीबी का चेयरमैन रमीज राजा है, एक खिलाड़ियों की तंजीम को हेड करता है। हमारी टीम ऊपर आती है, हमारे खिलाड़ी ऊपर आते हैं। जब सियासी लोग आके बैठ जाते हैं और रिटायर्ड फौजी आके बैठ जाते हैं खिलाड़ियों की तंजीम के ऊपर, तो हाल क्या होता है वो हम एथलीट आते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से जानते हैं, वहां पर भी यही हो रहा है। अच्छा जी, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ जारी अब मेरे ख्याल में हमें वापस मैच में आ जाना चाहिए। 342 रन का टारगेट श्रीलंका ने, तीसरे दिन का खेल जारी है, 342 रन का टारगेट दे दिया है। और नवाज ने जो है 5 विकेट्स लिए हैं। कल के मैच को पाकिस्तान की फेवर में डालने के लिए नवाज बहुत ही फ्रंट पे लीड किया है। नवाज ने 5 विकेट्स लेने के साथ साथ, और यासिर शाह ने एक ऐसी बॉल करा दी है जी जो इसकी याद दिला दी है इन्होंने शेन वॉटसन की, और शेन वॉन की याद दिला दी है। अच्छा, मैं ये चेक कर रहा था आपका इंटरेस्ट कितना है क्रिकेट में। अभी पता चल गया कि शेन वॉन, ये देखा आपने, ये सिर्फ बातें करते हैं तला साहब यहाँ पे बैठ के, गुलामों का खेल है ये वो है, ये खुद भी गली में 1 टिप आउट खेल रहे होते हैं। ये बॉल आप देख सकते हैं इस वक्त चल रही है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि ये शेन वॉन की बॉल है या यासिर शाह की। ये बॉल ऑफ द सेंचुरी थी, शेन वॉन ने जो करवाई थी, और अब एग्जैक्टली सेम, अगर आप इसे प्लीज साइड बाय साइड दिखा सकें, शेन वॉन की बॉल भी अगर हम दिखा सकें एक साथ ही, तो मजा आ जाएगा। दिस वाज अ लेग स्पिनर फहीम। ओके, मतलब ये जो है लेग स्टंप पे पिच हुई है एंड टर्निंग टुवर्ड्स ऑफ, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो टच करते हुए पैड को उसने ऑफ को स्टंप ले लिया। नहीं, ये बिल्कुल स्विंग है, और इसने बिल्कुल टच नहीं किया है। स्पिन जो है, स्पिन के बाद जो है ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वो बैट्समैन को भी ये लगा था कि उसने खेल लिया है, मिस हो गई है, लेकिन स्टंप पर लग गई है। ये बिल्कुल सेम बॉल है, प्योर टैलेंट। और इस पर मजीद जो है क्रिकेट पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ अहमद कुरैशी ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपका अहमद, खैरियत से हैं? तीसरे दिन का मैच जारी है। कुछ ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान वापस आ चुका है अपनी गेम में, क्योंकि 30 रन पर अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी है, और अगर हम इससे पहले वाली बैटिंग देखें तो उसमें धड़ाधड़ विकेट गिरना शुरू हो गई थी। आप चौथे दिन का जो है वो इस वक्त खेल जारी है, तो बताइएगा कि क्या पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान की?
देखें अभी तो फहीम क्योंकि इनिशियल स्टेज है सेकंड इनिंग्स की, तो कुछ ज्यादा प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, खास तौर पे पहले इनिंग्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्योंकि पहली इनिंग्स में आपको पता है कि हमारी बैटिंग लाइन जो है वो टोटली फ्लॉप हुई थी। और खुदा न खास्ता अगर अर्ली विकेट्स गिर जाती हैं यहाँ पे 100 रन के अंदर अंदर 1-2 विकेट्स अगर गिर जाती हैं तो हमारी टीम को काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। उसके लिए जरूरी ये है कि जो है वो गैप निकालने की कोशिश करें, कोशिश ये करें कि जो है वो हर बॉल को छेड़ने की जरूरत नहीं है, जो है गैप निकाल के रन लेने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा स्लो भी खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समटाइम्स जो है ना हम ये देखते हैं जबकि अभी 2 दिन रहते हैं तो हम बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं, तो इजी भी ज्यादा लेने की जरूरत। आवाज आ रही है? आई थिंक हमें सुन सकते हैं क्योंकि आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है, अभी तो लग रहा है आ गए वापस आ गए। ओके जी जी आपको आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ, अच्छा मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अगर जी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहली बैटिंग में हमने देखा है कि हमारे बल्लेबाज बिल्कुल नहीं चल पाए, सिवाय कप्तान के कोई भी बैट्समैन जो है वो अपनी क्रीज पर नहीं अपने कदम जमा सका। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त पिच की क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, क्या पिच फेवर कर रही है बैट्समैन को या बॉलर की फेवर में जा रही है? पिच के बारे में, पिच रिपोर्ट आपने देखी है, पिच के बारे में थोड़ी डिटेल बताइएगा। देखें फहीम, पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना तो 2 टीम्स ऐसी हैं जिनके स्पिनर पूरी दुनिया में माने जाते हैं, एक अफगानिस्तान की टीम है और दूसरी श्रीलंका की टीम है। तो श्रीलंका ने अपनी टीम की जो है वो स्ट्रेंथ देखते हुए पिचेस बनाई हैं, टर्निंग विकेट्स बनाई हैं जो स्पिन बॉलर्स को सपोर्ट करती हैं। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में यार्ड का जो है बॉल स्पिन हो रहा है विकेट पे, तो काफी स्पिनिंग ट्रैक है, ऑल्दो के बैटिंग को भी सपोर्ट कर रहा है समहाउ, और लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा आसान नहीं है इस विकेट पे बैटिंग करना, क्योंकि जो है काफी ज्यादा टर्निंग विकेट है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच अहमद, आपने हमें ज्वाइन किया। और जैसा कि आपने जान लिया है कि बॉल बहुत ज्यादा स्पिन इसलिए हो रही है, स्विंग इसलिए कर रही है क्योंकि अपनी फेवर, अपने बॉलर्स को जो है वो फेवर देने के लिए श्रीलंका ने पिचेस तैयार की हुई हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान जीते। एक और इंपॉर्टेंट खबर है फाइन, खबर यह है कि दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज बहुत सीरियस हो चुका है। इस वक्त स्पेन में, फ्रांस में, पोर्चुगल में जंगलात को आग लग गई है। यूनाइटेड किंगडम लंदन में शदीद गर्मी देखी जा रही है, टेम्परेचर 43 तक जा रहा है, हीट स्ट्रोक, हीट वेव। और यकीनन हमें सोचना चाहिए कि हम जिस तरह की दुनिया में रह रहे हैं, अगर हमने ग्रीन प्रोडक्शन की तरफ नहीं गए, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं किया, तो हमारा ये माहौल और खराब। और कह रहे हैं पाकिस्तान में भी अपना बड़ा गर्म होगा। डिटेल में कल डिस्कस करना चाहिए विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स। इंशाल्लाह इस पर कल जो है वो हम डिटेल में बात करेंगे। आज बोल प्रेडिक्शन के लिए मैं जानना चाहती हूँ, क्या कहते हैं कि भाई अभी 24 की जो इलेक्शन होने वाले हैं 24 जुलाई को, कराची की सूरत हाल क्या होगी यहाँ पे? क्योंकि मैंने देखा है कि लास्ट टाइम जो आपके शो पे, हमारे ही अपनी दुनिया बोल है के शो पे, अजीम हनीफ साहब ने एक प्रेडिक्शन की थी और कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में जीत जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि वो एक प्रेडिक्शन और करें और बताएं कि 24 जुलाई के इलेक्शन में क्या होने वाला है। तो अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम हनीफ साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप, अगली प्रेडिक्शन क्या है आपके कराची के ज़मीनी इलेक्शन के बारे में? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपकी प्रेडिक्शन जो थी क्लीन स्वीप वाली वो कामयाब रही। दावत होनी चाहिए इसके ऊपर। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कांग्रेस बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होगी दावत इंशाल्लाह। उसमें ये है कि जो सिंध में आ रहे इलेक्शन उसमें थोड़ा सा पलड़ा फिर पीटीआई का भारी रहेगा, और तकरीबन आप ये समझ लें कि 70-30 के मार्जिन से पीटीआई दोबारा लीड कर रही है। बल्दियाती इंतखाबात की प्रेडिक्शन आप ये कर रहे हैं कि 70-30 के मार्जिन से, मार्जिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो जीत जाएगी बल्दियाती। जीत जाएगी, लेकिन एक थोड़ा सा जो ना बैड एस्पेक्ट ये नजर आ रहा है कि सिंध में थोड़ा मुझे ब्लड शेड और थोड़ी सी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये है कि कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जिसमें अल्लाह ना करे कि कुछ जाने जा सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला महफूज रखे सब। बेशक अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। सिचुएशन ख़राब हुई थी सिंध की कुछ अर्से पहले, कुछ दिन पहले की बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह काबू पा लिया गया है। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी जो है वो सिचुएशन बेहतर ही रहेगी। बल्दियाती इंतखाबात का तो वर्दा आपको पता चल गया। अब मुझे बताइए कि आगे क्या जानना चाह रही हैं? क्या पाकिस्तान की टीम ये टेस्ट मैच जीत पाएगी? यकीनन ये सवाल आपका होगा वर्दा। अगला सवाल आप कर चुके हैं, तो अजीम साहब जवाब भी दे दीजिए इसका, मैं तो फिर आगे अगला सवाल एक और ही करूंगी। अच्छा, ये मैच बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा और एंड में जाके थोड़ा स्टक हो जाएगा। मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान शायद ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा। ऑलमोस्ट कोई
40% चांसेस हैं, 50%, क्योंकि लास्ट टाइम पे जाके मून अपनी पोजीशन चेंज करेगा लास्ट आवर में जाके, वहां जाके पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग होगी और लास्ट आवर जो है पाकिस्तान की इनिंग्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो आखिर में कहते हैं कि कन्नों से मैच जीत गया, ये वो वाला हाल होगा? बिल्कुल ऐसे अगर हुआ तो, बहुत टाइट मैच होगा, अगर हुआ तो टफ मैच हो गया। ये मून जो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, अदीम साहब मैच तो दिन में हो रहा है। नहीं, मैच तो दिन में हो रहा है लेकिन मून तो चल रहा है ना, मून तो अच्छा। अपनी पोजीशन अपनी डिग्री चेंज कर रहा होता है ना कायनात में। ओके, मतलब पूरा ओवरऑल जो है ये, क्योंकि भाई ये प्रेडिक्शन वाला मामला जो है वो थोड़ा सा डेंजरस है, हमें तला को बाद में जवाब देना पड़ता है। वो उनके काउंटर क्वेश्चंस हमसे होते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं आपसे पूछूंगा, आप बताएं ये क्या हुआ। अच्छा वर्दा, आपका सवाल था। नहीं, मेरे ख्याल से वक्त खत्म हो चुका है, तो हम थैंक यू सो मच कहेंगे अजीम साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन दोबारा आपसे में हम आपको लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल करूंगी कि आजकल मैं थोड़ा सा इलेक्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हूँ कि देखने में क्या सूरत हाल सामने आ रही है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। अगले आने वाले हमारे 24 जुलाई की जो बल्दियाती इलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, हमें हमारे मेयर मिलेंगे या नहीं और कौन मिलेंगे ये हमें देखना है। लेकिन कल क्लाइमेट चेंज पर भी बात होगी जिसका अभी तला ने जिक्र किया था। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत, मुझे वर्दा को और तला को दीजिए इजाजत। दुनिया बोले से कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। टिल देन अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।